हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एम्पायर। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कुछ फैमिली कंडीशंस की वजह से आपका साथ बीच में छूट गया था, तो उसी बीच में छूट गई थी बहुत सारी चीज़ें। एक सीरीज चली हुई थी कंप्लीट प्रैक्टिस सेट की, इसमें पूरे 125 एमसीक्यू को हम सोल्व कराते थे। तो दोस्तों, वो हमने 9 प्रैक्टिस सेट कवर किए थे और प्रैक्टिस सेट नंबर 10 आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है। आज संडे है, इसलिए एम्पावर योरसेल्फ सीरीज का नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिलेगा। आज हम एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट को सोल्व करने जा रहे हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट स्पेलिंग इज। लिएजन की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। तो फ्रेंड्स, लिएजन की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, LIAISON, लिएजन। क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट स्पेलिंग इज। एक बार फिर से आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है और इस बार करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको डिलेमा की। तो फ्रेंड, डिलेमा की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी के रूप में DILEMMA, डिलेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसअपियर। विच स्पेलिंग इज करेक्ट फॉर डिसअपियर। डिसअपियर की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट होगी? तो फ्रेंड्स, अपियर की स्पेलिंग आपको पता होगी, APPEAR, अपियर। तो इसी में आपको केवल डिस लगा देना है, DIS, डिस। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, डिसअपियर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, कोरोबरेट। कोरोबरेट। तो फ्रेंड्स, अपने A to Z करेक्ट स्पेलिंग सेशन में भी हमने इस स्पेलिंग को शामिल किया था और इसकी स्पेलिंग को फाइंड करने की एक बड़ी ही आसान सी हमने ट्रिक बताई थी। तो फ्रेंड्स, वो हो जाएगी कोर और रोब और ओरेट, यानी कोर, रोब और ओरेट। तो CORROBORATE, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वी वुडंट वांट देम टू थिंक वी डैश एनीथिंग इमोरल, यानी हम उनको नहीं चाहते कि वो ऐसा सोचें कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, थिंक वी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में वर्ब भी प्लूरल ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वी वर एनीथिंग इमोरल। क्वेश्चन नंबर 8, वी माइट डैश डैश समथिंग टू हेल्प यू, हैविंग टू डू, हैज डन, हैव डन और हैव डूइंग। तो गाइस, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जब भी मॉडल वर्ब के साथ में आप किसी भी वर्ब को रखोगे तो उसकी बेस फॉर्म आएगी, ठीक है। और तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 and 10, 4 alternative ways of converting the direct speech into indirect speech are suggested for each of the following statements. Find out the correct one. तो क्वेश्चन नंबर 9 से और 10 में एक क्वेश्चन दिया गया है नरेशन बेस, उस पर बेस 4 ऑप्शन होंगे और उसका करेक्ट नरेशन जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको बताना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, दे शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी हैव टेकन एक्सरसाइजिंग रेगुलर। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज की जगह एक्सरसाइजिंग हो गया है, ठीक है। वी हैव टेकन एक्सरसाइज सीरियसली। तो गाइज देखिए, दे का दे रहेगा, सैड का सैड रहेगा।
क्योंकि अगला सेंटेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो इसके स्थान पर दैट आ जाएगा। तो अर्थात यहाँ तक हमारा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल ठीक है। सो गाइस, अब देखिए वी को कन्वर्ट करना है हमें सब्जेक्ट के अनुसार। तो दे इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों अपने आप में कट हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी बचता है जो एकदम सही होगा। मदर सेड टू यू व्हेन विल यू स्टार्ट फ्रॉम पुणे। यहीं से लॉजिक को आपको देखना है। ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई है, ये फ्यूचर टेंस में दिया गया है, तो फ्यूचर टेंस में विल का वुड हो जाता है और यू को बदलेंगे हम ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर यू है, तो इसलिए ये यू में हम कोई चेंज नहीं करने जा रहे हैं। तो गाइस, करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी विल दिया गया है, यहाँ पर भी विल है और यहाँ पर भी विल है। चेक किए लेते हैं एक बार। मदर आस्क्ड यू व्हेन यू वुड स्टार्ट फ्रॉम पुणे। जी, ये आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, द मीनिंग ऑफ द इडियम आउट ऑफ डेटा इज। तो गाइस, आउट ऑफ डेटा का मीन्स होता है ओल्ड फैशन्ड। नेक्स्ट, मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ फिली इज। फ्रेंड्स, फिली का मैस्कुलाइन जेंडर हो जाएगा कोल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशंस। नरेशंस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सो गाइस, करेक्ट आंसर देखेंगे, यहाँ से हमें सभी को पढ़ना पड़ेगा। देखिए वन बाय वन। इन चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स, ये पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तो सही तो यही नहीं है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में तो कोई चेंज होता ही नहीं है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करा है, जो कि गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तीन ऑप्शन को भी मिस नहीं करेंगे, सभी को देखना है। कुड, शुड, वुड, माइट इज नॉट चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच, ये बात करेक्ट है कि वुड, शुड, कुड, माइट में कोई चेंज नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू इज चेंज इनटू टेल्स, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और रिपोर्टिंग वर्ब सेज इन डायरेक्ट स्पीच नॉट चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। अगर सिंपली सेज दिया गया है तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं, अर्थात केवल ऊपर वाला ऑप्शन ही रॉन्ग है। तो और ये गलत ही पूछा कि कौन सा गलत है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम कोई भी चेंज नहीं करते। In the formation of verbs from adjectives, which of the following is not correct? तो फ्रेंड्स, एडजेक्टिव से कुछ वर्ब यहाँ पर बनानी है और कौन सा पेयर सही नहीं है चेक के लेते हैं। डेकोरेटिव का डेकोरेट ठीक है, डेड का डाई ठीक है, एजुकेटिव का एजुकेट ठीक है, बट इनवाइस का इनवाइसली नहीं। इनवाइस का बनेगा एनवी, ENY, एनवी। एनवी मीन्स मतलब किसी से जेलस या ईर्ष्या करना। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ करेक्ट स्पेलिंग। डैमेज की सही स्पेलिंग बतानी है। 4 स्पेलिंग दी गई हैं, डैमेज की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। और डैमेज की स्पेलिंग होती है DAMAGE, तो इसी में केवल हमको डी ऐड करना है, ये हो जाएगा डैमेज्ड। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशंस। नरेशंस के संबंध में कौन सा कथन सही है चेक किए लेते हैं। ऑप्शन ए,
सेकेंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। बिल्कुल ठीक बात है कि सेकेंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज करते हैं। नंबर एंड केस ऑफ ए पर्सन इज नॉट चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। नहीं दोस्तों, नंबर को भी चेंज करते हैं और केस को भी चेंज करते हैं। यानी अगर नॉमिनेटिव केस है तो उसको नॉमिनेटिव में चेंज करेंगे, और यदि ऑब्जेक्टिव केस का कोई प्रोनाउन है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। तो इसलिए ये कथन सही नहीं है। इन चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट द प्रोनाउन दे इज चेंज इनटू दोज। नहीं दोस्तों, दे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और नरेशन में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इनडायरेक्ट द इंट्रोगेटिव सेंटेंस द कंजंक्शन इफ वेदर इज नॉट यूज। ये बात भी गलत है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो कंजंक्शन है यानी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम इफ़ या वेदर का ही यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही माइन्यूट वे में आपको जाना है, बहुत डेप्थ स्टडी आपको ग्रामर की करनी होगी, तब जाकर आप गलती को पकड़ पाएंगे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सेकेंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ पर भी सवाल में यही पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। 16. Which of the following statement is correct with reference to English grammar? इंग्लिश ग्रामर के रिफरेंस में कौन सा कथन सही है? These men received each a prize. These men received each a prize या फिर each of the men received a prize। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड ए प्राइज। ईच का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन दोनों की तरह किया जाता है, और ये हमेशा जिस नाउन के लिए प्रयोग किया जा रहा है या तो उस नाउन के ठीक पहले आएगा, या जिस प्रोनाउन के लिए किया जा रहा है तो उसके प्रोनाउन अपने नाउन के ठीक पहले इसका यूज़ होगा। यानी दोनों ही कंडीशन में इसका प्रयोग नाउन के पहले होता है, नाउन के बाद में नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, चेक किए लेते हैं। यूज ऑफ ईच इज अप्रोप्रिएट आफ्टर न्यूमरल। हाँ, किया जाता है क्या? नहीं दोस्तों, न्यूमरल के बाद में नहीं, न्यूमरल के पहले किया जाता है ईच का प्रयोग। ठीक है। यूज ऑफ दैट फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग विद सिंगुलर एंड प्लूरल, नहीं। हम दैट का प्रयोग नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के लिए कर सकते हैं, बट सिंगुलर और प्लूरल दोनों में नहीं होता है, केवल सिंगुलर के लिए होता है। इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। बिफोर दैट वी यूज द प्रीपोजिशन और वी यूज व्हाट फॉर थिंग्स। तो केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही मिलता है, वी यूज व्हाट फॉर थिंग्स, क्योंकि दैट के पहले भी हम कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मेटिकुलस, मोनोटोनस, नैरेटिव और एक्सहिलरेट। तो यहाँ पर इनकरेक्ट, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, इनकरेक्ट नहीं, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो फ्रेंड्स, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में आपको मिल जाएगा केवल नैरेटिव, NARRATIVE, नैरेटिव। क्लियर। अब यदि बाकी स्पेलिंग्स को हम देखते हैं,
तो मेटिकुलस, CULOUS, मेटिकुलस, METI, चेक कर लीजिए एक बार, METICULOUS, जबकि यहाँ पर उन्होंने आई ऐड किया हुआ है तो जो गलत हो जाती है। क्लियर। एक स्पेलिंग बहुत अच्छी सी आपको लास्ट में नज़र आ रही है, यहाँ लिखना है आपको X और फिर लिखना है HILARATE, एक्स हिल रेट। ठीक है, एक्स हिल रेट, EXHIL, एक्स हिल रेट, हाँ ये ठीक है। EXHIL, एक्स लिखना है, हिल लिखना है और हिल में सिंगल एल लगाना है और फिर लिख देना है आपको रेट, एक्स हिल रेट। ठीक है, और एक स्पेलिंग बनती है मोनोटेनस। तो फ्रेंड्स मोनोटेनस की स्पेलिंग हो जाएगी, मोनोटेनस नहीं होता, मोनोटोनस होता है, यानी कि M के बाद O, N के बाद O और फ्रेंड्स T के बाद भी O और फिर N के बाद में O और फिर US। कितनी आसान स्पेलिंग है, मोनोटोनोअस, मोनोटोनोअस, मोनोटोनोअस। कैसे बोलोगे, मोनोटोनोअस। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से अगर आप स्पेलिंग को देखें तो याद हो जाती हैं। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एक बार फिर से आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो फ्रेंड्स करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी इंडिस्पेंसिबल, ऑप्शन नंबर बी, इंडिस्पेंसेबल। प्रिविलेज की स्पेलिंग होती है P प्रिविलेज की स्पेलिंग होती है दोस्तों PRIVILEGE। प्री मतलब प्री में प्राई, प्राई बोलेंगे इसको, प्री मत बोलिए, प्राई बोल लीजिए, प्राइम, प्राइम वाला प्राई। ठीक है, और विलेज का विल लिखना है और उसके बाद में एज, प्रिविलेज। ठीक, और इनएडवर्टेंट, इनएडवर्टेंट में केवल आपको एक ही जगह ई लगाना है, मैं लिख कर बताता हूँ, इन एडवर्टेंट। क्लियर। द एक्सप्रेशन ऑफ ए विश दैट मिसफॉर्चून और डूम बिफॉल ए पर्सन, एक एक्सप्रेशन जो विश करता है स्पेशली मिसफॉर्चून और डूम को, बिफॉल ए पर्सन, तो फ्रेंड्स उसको बोलते हैं हम कर्स। एंटोनिम ऑफ क्रेडिबिलिटी, तो फ्रेंड्स क्रेडिबिलिटी का एंटोनिम हो जाएगा, क्रेडिबिलिटी मीन्स योग्यता। ठीक है, क्रेडिबिलिटी मीन्स योग्यता होता है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इम्प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इम्प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट वन दोस्तों, एक एरर आपको दिया गया है, एरर पार्ट आपको इसमें छांटना है। वन ऑफ द मेजर चैलेंज ही फेस्ड ड्यूरिंग हिज अंडर ग्रेजुएट डेज वर द शॉर्टेज ऑफ मनी, यानी जो अपने अंडर ग्रेजुएट के समय उसने जो कुछ चैलेंज का फेस किया था उनमें से एक था शॉर्टेज ऑफ मनी। तो फ्रेंड्स उनमें से एक था शॉर्टेज ऑफ मनी और हम यहाँ पर वन की बात कर रहे हैं, तो जब सब्जेक्ट वन है तो वर्ब भी वन के लिए सिंगुलर होनी चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा वाज। वन ऑफ द मेजर चैलेंज ही फेस्ड ड्यूरिंग हिज
अंडर ग्रेजुएट डेज वाज शॉर्टेज ऑफ मनी। सो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ट्वेंटी 23 से 26 में आपको फिगर्स ऑफ स्पीच फाइंड करनी है, और फिगर्स ऑफ स्पीच पर बेस एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। तो फ्रेंड्स यह एक खुला रहस्य है। तो ओपन सीक्रेट मतलब यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्यों हो जाएगा? जब भी टू अपोजिट वर्ड्स साथ साथ रखे जाएंगे, एक साथ टुगेदर एक सेंटेंस में आएंगे, वहाँ पर ऑक्सीमोरॉन होगा। यहाँ पर ओपन और सीक्रेट, यानी ओपन मीन्स खुला और सीक्रेट मीन्स छिपा हुआ, तो दोनों ही अपोजिट हैं एक दूसरे के। शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स। ओशन ऑफ टीयर्स यानी वो समुद्र जितने आंसुओं से रोई। अब कोई व्यक्ति समुद्र जितने आंसुओं से नहीं रो सकता है, इस बात को बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करके बताया गया है। तो जब किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, वहाँ पर हाइपरबल होता है। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, कि संसार क्या है? एक रंगमंच है। अब संसार को रंगमंच बता दिया है, या ये कहें कि संसार की जो कंपेयर है वो रंगमंच से की गई है विदाउट एड सो लाइक। जब दो ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस सिमिलरिटी बताई जाती है, समानता बताई जाती है, कंपैरिजन की जाती है विदाउट एड सो लाइक, तो वहाँ पर होता है मेटाफर। अर्थ वाज थर्स्टी फॉर वाटर। अर्थ एक नॉन लिविंग थिंग्स है, उसको लिविंग बीइंग्स की तरह दिखाया गया है, और जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग बीइंग की तरह बताया जाता है तो फिगर्स ऑफ स्पीच बनेगा पर्सोनिफिकेशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग ऑफ द फॉलोइंग। ब्लैंक वर्स हैज़ नो मीटर एंड नो राइम। ब्लैंक वर्स हैज़ ए मीटर बट नो राइम। ब्लैंक वर्स हैज़ राइम बट नो मीटर, और ब्लैंक वर्स हैज़ बोथ राइम एंड मीटर बट नो रिदम। तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्लैंक वर्स हैज नो मीटर एंड नो राइम। क्वेश्चन 27, चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग यानी जो निम्नलिखित वाक्य हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। ब्लैंक वर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा कि ब्लैंक वर्स हैज़ नो मीटर एंड नो राइम। नहीं फ्रेंड्स, ब्लैंक वर्स में मीटर तो होता है बट राइम नहीं होती है। अब जब मीटर होता है और राइम नहीं होती है तो चेक किए रहते हैं किस क्वेश्चन में मीटर है बट राइम नहीं है। पहले में है ब्लैंक वर्स हैज़ नो मीटर एंड नो राइम, ये गलत हो जाएगा। दूसरे में है ब्लैंक वर्स हैज़ ए मीटर, देखिए मीटर की बात हो गई बट नो राइम, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी बताया था ब्लैंक वर्स में मीटर होता है लेकिन राइम नहीं होती है। ए metrical foot consisting of an unstressed syllabus followed by a stressed syllabus is। तो फ्रेंड्स एक metrical foot जिसमें अनस्ट्रेस सिलेबस को स्ट्रेस सिलेबस के द्वारा फॉलो किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयम्बिक। क्वेश्चन 29, unrhymed metrical composition consisting of 5 iambic measures in each line is called। Unrhymed metrical composition consisting of 5 iambic measures in each line is called rhyme royal, blank verse, run on lines, Spenserian stanza। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी डला हुआ है, बी होना चाहिए था यहाँ पर। ऑप्शन मिस्टेक, मतलब नंबरिंग गलत हो गई है, तो बी के प्लेस पे जो सी दिया गया है, ब्लैंक वर्स विल बी करेक्ट आंसर। A sonnet having 3 quatrains and a couplet with rhyming scheme AB AB CD CD EF EF GG is called। तो फ्रेंड्स, जब बात हम 3 क्वार्टर एंड 1 कपलेट की करते हैं तो डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं शेक्सपियरियन सोनेट की, और इसकी राइम स्कीम होती है ए बी सी डी ई एफ जी जी। हेमार्शिया मीन्स, तो फ्रेंड्स हेमार्शिया होता है, हेमार्शिया क्या होता है? एरर ऑफ जजमेंट। 32 हाउ मेनी सोनेट्स ऑल वर रिटेन बाय मिल्टन इन इंग्लिश। तो सवाल ये है कि मिल्टन ने इंग्लिश में कुल कितने सोनेट लिखे? 18, 19, 154, 523। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मिल्टन के द्वारा इंग्लिश सोनेट लिखे गए थे 19। क्लियर? और जो 4 सोनेट थे दोस्तों लैटिन में, ठीक है, और 1 सोनेट लिखा गया था हेब्रू में। तो इस तरह से जॉन मिल्टन ने ओवरऑल 24 सोनेट्स लिखे। क्लियर? अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए प्लॉट। पेमेंट गलत हो गया यहाँ पर। अरेंज द पेमेंट। क्वेश्चन 33 अरेंज द, तो पेमेंट, ये पेमेंट गलती से आ गया यहाँ पर। अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए प्लॉट ट्रेडी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ट्रेडी के कुछ पार्ट दिए गए हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है उसमें आपको रखना है। ठीक, रख के देख लेते हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों नंबर 4, एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन को हम प्लॉट भी कह सकते हैं। जब तैयार किया जाता है किसी चीज़ को पर्दे के पीछे, तो वो भी एक पार्ट होता है। ठीक, दूसरे नंबर पे आता है राइजिंग एक्शन, क्योंकि पहले उसकी तैयारी की जाती है, प्ले से पहले, मंच पर आने से पहले बहुत सारी तैयारी होती है, उसको एक्सपोजिशन बोलते हैं। इसके विषय में हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, लंबी बातें यहाँ पर समझ में नहीं आएगी। तो पहले 4 होता है एक्सपोजिशन, उसके बाद में 5 आएगा राइजिंग एक्शन, उसके बाद में आएगा दोस्तों क्लाइमैक्स। ठीक, 3, और क्लाइमैक्स के बाद में आएगा फॉलिंग एक्शन 2, और जब फॉलिंग एक्शन के बाद में दोस्तों आता है तो वो होता है कैटास्ट्रॉफ, यानी कि 1। 4, 5, 3, 2, 1। क्लियर? तो चलिए चेक के लेते हैं। अगर कूट दिया गया, हाँ दिया गया है कूट, बिल्कुल। तो बताया था हमने 4, 5, 3, 2, 1, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34 पंक्चुएट द फॉलोइंग। डोंट वरी फादर said he, I'll soon leave the village and find a job in Delhi। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को डायरेक्ट नरेशन में फ्रेम करना है हमें, और डायरेक्ट नरेशन में आप जानते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं, और जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको हम कॉमा के साथ अलग करते हैं रिपोर्टेड स्पीच से। यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा वो है ही। तो
ये वाला पोर्शन सेड ही, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और बाकी जो सारा पोर्शन है इसको छोड़ते हुए वो रिपोर्टेड स्पीच है। तो केवल ये पोर्शन ही इन्वर्टेड कोमा के अलग होगा, बाकी सारा इन्वर्टेड कोमा के अंदर आएगा। चेक किए लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हैं। डोंट वरी फादर, इसको उसने इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं रखा हुआ, तो यहीं गलत हो जाता है। बी में भी डोंट वरी फादर, इसको भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं रखा है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ऑप्शन सी देखेंगे, डोंट वरी फादर, हाँ इसने यहाँ पर इसको इन्वर्टेड कोमा रखा हुआ है, फिर कोमा से इसको अलग किया है, सेड ही, उसने कहा, तो इसको भी इन्वर्टेड कोमा से अलग रखा हुआ उसने, कोमा से अलग किया हुआ है। आई विल सून लीव द विलेज एंड फाइंड ए जॉब इन दिल्ली, और इन्वर्टेड कोमा एंड फुल स्टॉप। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 35. Which of the following pairs is mismatched with reference to masculine feminine gender sequence? फ्रेंड्स masculine और जो feminine gender का सीक्वेंस है, चार ऑप्शन में एक इनकरेक्ट है, मतलब एक मिसमैच है, उसको फाइंड करना है। तो प्रीसेप्टर का प्रीसेप्ट्रेस होता है, सॉन्गस्टर का सॉन्गस्ट्रेस होता है, टेम्पटेटर का, तो फ्रेंड्स टेम्पटेटर का टेम्पटेट्रेस होता है, सी मास्टर नहीं होता है, तो ये मिसमैच हो जाएगा। इसका फीमेनाइन हो जाएगा TEMP और TERESS, टेम्पटेट्रेस। क्लियर? और मास्टर का मिस्ट्रेस होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इज मिसमैच मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर सीक्वेंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 36. Which of the following is not an antonym of repudiate? फ्रेंड्स repudiate का जो एक एंटोनिम नहीं है वो आपको बताना है। repudiate का हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज़ का खंडन करना, किसी भी बात के लिए इनकार कर देना, जबकि प्रीफर का मीन्स होता है किसी चीज़ को पसंद करना, बल्कि पहले से ज़्यादा पसंद करना। ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम बन जाएगा। यूनाइट का मीन्स पता है चीज़ों को इकट्ठा करके रखना, चीज़ों को साझा करना, तो ये भी इसका एंटोनिम्स बन जाएगा कि इसमें भी मना करने जैसी कोई बात नहीं आ रही है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, किसी भी चीज़ को प्राप्त करना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इसके एंटोनिम बन रहे हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा हमको नज़र आ रहा है। वैसे एक्सप्लेन का मीन्स भी किसी चीज़ को स्वीकार करना नहीं होता है, ना ही खंडन करना होता है, लेकिन ये फिर भी इसका एंटोनिम नहीं बनेगा। ना एक्सप्लेन रेपुडिएट का एंटोनिम है, ना ये रेपुडिएट का सिनोनिम है। एक्सप्लेन मीन्स होता है किसी चीज़ को विस्तार से समझाना, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38 फॉलोइंग सीक्वेंसेस। तो फ्रेंड्स सेंटेंसेस, और यहाँ पर शायद ये हैव बीन होना चाहिए था, हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड एज पर डायरेक्शंस गिवन इन दियर, और ये भी ब्रैकेट्स। चूज द करेक्ट सेंटेंसेस फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। तो 37 और 38 में सेंटेंस के सामने उसको ट्रांसफॉर्म करने से संबंधित कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं, तो उस बेस पे उसको ट्रांसफॉर्म किया गया है। चेक कर लेते हैं आखिर क्वेश्चन में है क्या। सबसे पहले 37 डज ही रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। फ्रेंड्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बनता है तो पैसिव वॉइस में हम इज एम आर को शुरू में लगाकर पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक, ये सब आपको पता होगा कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिज एल्डर्स है जो कि प्लूरल है, और प्लूरल के जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सेंटेंस के शुरू में आर का यूज़ करेंगे, इसलिए ऑप्शन सी आर हिज एल्डर्स रेस्पेक्टेड बाय हिम सही आंसर हो जाएगा। 38 हाउ ऑफन डू यू गो टू द टेम्पल, ग्रैंड मदर सेड टू मी, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। सो गाइज ग्रैंड मदर सेड टू मी ये रिपोर्टिंग वर्ब है, हाउ ऑफन डू यू गो टू द टेम्पल ये रिपोर्टेड स्पीच है। क्लियर?
चेक किए लेते हैं। तो ग्रैंड मदर आस्क्ड मी हाउ ऑफन आई यू को यू है, तो यू को हम मी के अनुसार कन्वर्ट करेंगे आई में, तो ये तो यहाँ तक तो ठीक है। और यहाँ पर डू यू गो है तो डू यू गो का वेंट हो जाएगा टू द टेम्पल। तो ऑप्शन ए के रूप में ही करेक्ट आंसर मिल रहा है, तो बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसमैच। ठीक, सॉरी मिसमैच नहीं, मिस स्पेल्ड। ऑप्शन ए अप्रोप्रिएट, तो APPROPRIATE ये सही है। TITLE टाइटल की स्पेलिंग भी सही है। MISSION मिशन की स्पेलिंग भी सही है। पैसेज PESSAGE नहीं फ्रेंड्स, पैसेज की स्पेलिंग में ए होता है, PASSAGE पैसेज, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज मिस स्पेल्ड। 40 हु फर्स्यूड द टर्म स्प्रंग रिदम इन प्रोसडी। तो फ्रेंड्स प्रोसडी में सबसे पहले जो स्प्रंग रिदम का जो टर्म था वो किसके द्वारा यूज किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा GM हॉपकिंस। 41 इमेजिज्म इज अ लिटरेरी मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद। फ्रेंड्स इमेजिज्म किससे रिलेटेड है, जो कि एक लिटरेरी मूवमेंट है, तो फ्रेंड्स इट इज एसोसिएटेड विद TE हलमे। 42 द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस was taken from the book। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का टर्म किस बुक से लिया गया है। गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एरिस्टोटल्स कंसेप्ट पेरिपेटिया मीन्स। तो फ्रेंड्स एरिस्टोटल का कंसेप्ट था पेरिपेटिया, इसका मीन्स क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन। जो कंडीशंस होती हैं उसमें सडन चेंज को हम पेरिपेटिया बोलते हैं। जैसे शेक्सपियर का जो हैमलेट प्ले है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक। उसके फादर की डेथ हो जाती है, ठीक है, जो किंग हैमलेट था उसकी डेथ हो जाती है, और जब तक हैमलेट को ये पता नहीं होता है कि उसके फादर की डेथ उसके अंकल क्लेडियस ने की है, तो उससे पहले उसकी लाइफ एज यूजुअल चलती रहती है कि कोई बात नहीं, डेथ होना प्रकृति का नियम है और भी वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि उसके फादर की डेथ उसके चाचा क्लेडियस ने की है, तो फ्रेंड्स वो सब कुछ भूल जाता है फिर, ठीक है। वो ओफिलिया को भी भूल जाता है और वो अपने मित्र को भी भूल जाता है, अपने राजपाट को भी लगभग भूल सा ही जाता है, और हर समय बस वो क्लेडियस को मारने के बारे में ही सोचता रहता है, ठीक। तो इसको कहते हैं रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन और रिवर्सल ऑफ द कंडीशंस, कि कंडीशंस में अचानक जो चेंज होता है उसी को हम पेरिपेशिया बोलते हैं। क्वेश्चन 44 रेस्टोरेशन कॉमेडी मार्क्स द रेस्टोरेशन ऑफ। जो रेस्टोरेशन कॉमेडी थी वो किसका मार्क्स थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोनार्की। नेक्स्ट 45 द टर्म नेग्रिट्यूड वाज कॉइन्ड बाय। नेग्रिट्यूड टर्म किसके द्वारा कॉइन किया गया था। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एमी सीजर एंड लियोपोल्ड सेनगर। एमी सीजर एंड लियोपोल्ड सेनगर के द्वारा जो नेग्रिट्यूड टर्म था उसको कॉइन किया गया था। क्वेश्चन 46 द टर्म रिनेसेंस मीन्स। तो फ्रेंड्स रिनेसेंस का मीन्स क्या होता है। तो रिनेसेंस का मीन्स होता है रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग। जो क्लासिकल लर्निंग थी उसका एक पुनर्जन्म को हम रिनेसेंस कहते हैं। 47 हीरोइक कपलेट इज अ पेयर ऑफ। तो फ्रेंड्स हीरोइक कपलेट एक पेयर होगा राइमिंग आइम्बिक पेंटामीटर लाइंस का, यानी कि ऑप्शन नंबर
ए सही है। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द ब्लूम्सबरी ग्रुप। तो फ्रेंड्स ब्लूम्सबरी ग्रुप से कौन एसोसिएटेड है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है। नेक्स्ट, फैंसी डील्स विद। तो फ्रेंड्स फैंसी डील्स का मीन्स क्या होता है? फैंसी डील्स मीन्स होता है इमेजिनेशन एंड रीजन। नेक्स्ट, द टर्म अमेरिकन रिनेसेंस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। जो अमेरिकन रिनेसेंस टर्म था वो पहली बार किसके द्वारा यूज किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा लियो मार्क्स। क्वेश्चन 51, ए पोएम दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ ए मोमेंट इन अ सिंपल इमेज इज। एक पोएम जो एक सिंपल इमेज के द्वारा उस पोएम के कंप्लीट जो एसेंस होता है, जो कंप्लीट सार होता है, उसको कैप्चर कर लेती है, तो उसको क्या कहते हैं? लिरिक, बैलाड, ओड और हैकू। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा हैकू। तो हैकू जो है एक जापानी पोइटिक फॉर्म है, या ये कह सकते हैं कि जापानी पोइटिक डिवाइस है ये, और इसमें ओवरऑल ओनली 3 लाइन्स होती हैं। ठीक है। फर्स्ट लाइन में 5 सिलेबल्स होते हैं, सेकेंड लाइन में 7 सिलेबल्स होते हैं, और थर्ड लाइन में वंस अगेन 5 सिलेबल्स होते हैं। तो 5 7 5 ओवरऑल इसमें 17 सिलेबल्स होते हैं। ठीक है। 3 लाइन्स की पोएम में एक कंप्लीट जो मोमेंट होता है एक सिंपल इमेज के द्वारा उसके सारे जो सार होता है उसको कैप्चर कर लेती है। केवल 3 लाइन की पोएम है। फर्स्ट लाइन में 5 सिलेबल्स, सेकेंड लाइन में 7 सिलेबल्स और थर्ड लाइन में 5 सिलेबल्स। क्लियर? ओवरऑल पूछता है तो 17 सिलेबल्स। गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लिटरेचर कंसीडर्स टेक्स्ट एज अ मेटाफर्स। तो जो गेस्टाल्ट की थ्योरी है वो एक कंप्लीट के फॉर्म में आती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यूनिफाइड होल्ड। 53 एन एपिक इज। एपिक है तो फ्रेंड्स ऑटोबायोग्राफिकल और ऑब्जेक्टिव और कॉमिक और एलिजाइक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एलिजाइक। एलिजाइक फॉर्म हो जाएगा एपिक। 54 सिजुरा इज ए। तो सिजुरा क्या है? ब्रेक इन ए लाइन। एक लाइन में जो ब्रेक होता है छोटा सा उसको हम सिजुरा बोलते हैं। 55 एफोरिज्म। तो फ्रेंड्स एफोरिज्म क्या हुआ? तो एफोरिज्म एक स्टेटमेंट होता है, गागर में सागर भरना जिसको कह सकते हैं, बिल्कुल देसी भाषा में गागर में सागर भरना ही एफोरिज्म कहलाता है। बुद्धिमत्तापूर्ण वक्तव्य। स्प्रंग रिदम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो फ्रेंड्स स्प्रंग रिदम वर्स का एक एग्जाम्पल है। मिरेकल प्लेस आर बेस्ड ऑन द लाइव्स ऑफ। तो फ्रेंड्स जो मिरेकल प्लेस थे वो सेंट्स जो ऋषि मुनि होते थे वो उनकी लाइफ्स पर बेस है। 58 द लैंडलॉर्ड इज वेरी अबाउट क्लीनलीनेस एंड फाइंड फॉल्ट विद ऑल ही टेनेंट्स। तो जो जमींदार है वो वेरी क्या है? अबाउट क्लीनलीनेस, सफाई को लेकर, और हमेशा ही जो उसके किराएदार हैं उनमें वो गलतियां ढूंढता रहता है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर दोस्तों बनेगा फास्टिडियस, क्योंकि फास्टिडियस का मीन्स होता है बहुत ज़्यादा दृढ़। ठीक है ना, वो सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा दृढ़ है, एक संकल्प युक्त है। ठीक है ना, संकल्पशील कह सकते हैं जिसे। 59 वी मस्ट नॉट लॉस हट इन टाइम्स ऑफ। हमें ये एक एफोरिज्म ही हो गया, ठीक है ना, कहावत होगी, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया कि हमें कब अपना हृदय नहीं खोना चाहिए, मतलब हमें अपना धैर्य जो नहीं खोना चाहिए, दैट विल बी एडवर्सिटी। जो एडवर्सिटी विपत्ति भरी कंडीशंस होती हैं
उस समय हमें अपना हृदय नहीं खोना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए, मतलब हृदय से मतलब धैर्य नहीं खोना चाहिए। 60. द गिवन सेंटेंस कंटेन्स एन एरर इन टेंस फॉर्म, आइडेंटिफाई द एरर एंड चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाई द एरर। बक्सी विल गोइंग टू कॉल यू लेटर इन द इवनिंग। इस सेंटेंस में एक एरर दिया गया है, तो आपको उस पार्ट्स को रेक्टिफाई करना है जिस पार्ट में एरर दिया गया है। तो बक्सी विल गोइंग टू कॉल यू लेटर, तो फ्रेंड्स जब बक्सी विल है तो विल के साथ में बी होना चाहिए था, तो बी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब लेटर मतलब जा रहा है, भविष्य की बात वो कर रहा है, तो फ्रेंड्स भविष्य के लिए वाज भी नहीं आएगा और विल भी नहीं आएगा, ठीक है, और गोज भी नहीं आएगा क्योंकि आईएनजी आ रही है, तो आईएनजी फॉर्म में गोज का कोई मैटर नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बक्सी इज गोइंग टू कॉल यू लेटर इन द इवनिंग, कि वह आज देर शाम को आपको कॉल करने जा रहा है। बात फ्यूचर की करते हैं, लेकिन उसको हम एज ए प्रेजेंट टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। फाइंड द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आवर प्रोफेसर टॉट अस दैट वन शुड रेस्पेक्ट द रिलीजियस ऑफ अदर एज मच एज हिज ओन और नो एरर। तो फ्रेंड्स इसमें एरर ढूंढना है। अब एरर आपको कहाँ मिलेगा, चलिए चेक कर लेते हैं। आवर प्रोफेसर टॉट अस दैट, यहाँ तक तो ये ठीक है, यानी ऑप्शन ए में कोई मिस्टेक नहीं है। वन शुड रेस्पेक्ट, ठीक है, ये भी सही है। वन शुड मतलब सभी को जो है सम्मान करना चाहिए। रिलीजियस ऑफ अदर्स, दूसरों के धर्मों का भी। एज मच एज, जितना। हिज ऑन, कोई अपने धर्म का सम्मान करता है, और नो एरर। तो फ्रेंड्स अब आप सोचेंगे कि सर इसमें तो कोई एरर नज़र ही नहीं आ रहा है, तो गाइज अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं इसको तो एरर मिलता है हमें यहाँ आकर, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ आकर हमको एरर मिलता है हिज। हिज की जगह पर वंस आएगा, क्योंकि यहाँ पर वन शुड आया है, तो वन के साथ में जो पजेसिव प्रोनाउन आएगा वो आएगा वंस, यानी वन शुड, हर किसी को सम्मान करना चाहिए, दूसरों के धर्मों का भी। एज मच एज हिज वंस ऑन, जितना कि कोई अपने धर्म का करता है। 62 से 66 सिनोनिम्स बेस होंगे। एक कैपिटल्स में वर्ड दिया गया है पहले और उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे। डाइग्रेस, तो फ्रेंड्स डाइग्रेस का मीनिंग क्या होता है? क्वेश्चन 62 डाइग्रेस, तो फ्रेंड्स नीचे दिए 4 ऑप्शन में डाइग्रेस का मीनिंग बताना है। डेविएट, कम बैक, रिमूव, स्लो डाउन। तो डियर फ्रेंड्स डाइग्रेस का मीन्स होता है अपने रास्ते से भटक जाना, ठीक है। और तो ऑप्शन ए डेविएट का मीनिंग भी होता है रास्ते से भटक जाना, तो ऑप्शन ए इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। इसके कुछ अन्य जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो स्werve, ठीक है, रिट्रे, और रिट्रे के बाद में आ जाएगा दोस्तों डाइवर्स, DIVERGE, डाइवर्स हो जाना। और फ्रेंड्स एक बहुत अच्छा सिनोनिम्स बनता है डिफ्लेक्ट, DEFLECT, ये कुछ इसके अन्य सिनोनिम्स हो जाएंगे। रिमूव किसी चीज़ को हटाना, कम बैक वापस आना, और स्लो डाउन में धीमा पड़ जाना। क्लियर? परसुएसिव, तो फ्रेंड्स परसुएसिव होता जो बिल्कुल अकाट्य होता, जिसको हम बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर ले कि अब हमें कोई अपने रास्ते से नहीं हटा सकता। तो विच वन इज करेक्ट? पैशनेट, इम्प्रेसिव, इन्फ्लुएंशियल और कन्विंसिंग। तो फ्रेंड्स पैशनेट का हिंदी मीनिंग होता है कामुक, और इम्प्रेसिव और
इन्फ्लुएंसिव दोनों का ही मीनिंग होता है प्रभावशाली, यानी ये एक अलग तरीके से होता है। और कन्विंसिंग मीन्स होता है बिल्कुल, जो इसका क्लोजेस्ट मीनिंग होता है वो होता है कन्विंसिंग। हमको सबसे नियर बाई मीनिंग के साथ में जाना है। एलिविएट 64, एलिविएट का हिंदी मीनिंग। तो फ्रेंड्स एलिविएट मीन्स होता है कम करना, ठीक है। एलिविएट मीन्स होता है कम करना। ऑप्शन ए एग्रावेट। तो फ्रेंड्स एग्रावेट मीन्स होता है क्रोधित करना, अमेंड मीन्स होता है किसी भी चीज़ में सुधार करना, मेंटेन मीन्स होता है बनाए रखना, और मिटिगेट का मीनिंग होता है कम करना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एलिविएट का मिटिगेट। फर्टिवली 65। तो फ्रेंड्स फर्टिवली मीन्स होता है गुप्त रूप से, और इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा स्टिलेथली, यानी कि चुपचाप, गुप्त तरीके से, सीक्रेट तरीके से। इम्परसेप्टिबली। तो फ्रेंड्स इम्परसेप्टिबली अति सूक्ष्म, बहुत छोटा जो होता है, तो इनविजिबली हो जाएगा। जो चीज़ इनविजिबली है वो बहुत छोटी होगी। क्लियर। अगर एक्सट्रीमली की बात करेंगे तो एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा होता है, इंटेंशनली किसी भी चीज़ को जानबूझकर किया गया है। और फ्रेंड्स इनकंसीवेबली मीन्स होता है जिसकी कल्पना भी ना की जा सके, कल्पना से परे। 67 वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 years अमंग द कम्बरलैंड डेल्समैन, अल्फॉक्सडेन विलेजर्स और हॉकशीट कंट्रीमैन और फ्रेंच रिवॉल्यूशनलिस्ट, ठीक है। जो फ्रेंच रेवोल्यूशनिस्ट थे उनके बीच में रहा वो, तो कहाँ पर रहा था? कम्बरलैंड डेल्समैन में। 68 ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक कैरियर वाज, जो उसके कैरियर का ट्रू कमेंसमेंट था वो आया था 1797 से 1798 के बीच, जिस समय लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश किया गया था पहली बार। 69 विच अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड हिज राइटिंग फर्स्ट, तो किसने पहली बार लिखना प्रारंभ किया था? डेफिनेटली सी बात है विलियम शेक्सपियर, उसके बाद में विलियम वर्ड्सवर्थ, उसके बाद में जॉन मिल्टन और उसके बाद में गल्सवर्दी। हु मेड द डिफरेंस बिटवीन पोइट्री एंड पोएम, तो फ्रेंड्स पोइट्री और पोएम के बीच में जो डिफरेंस किया था वो किया था कॉलरिज ने। नेक्स्ट, In 3 years she grew the title The Little Girls Will Be Supportive Age। तो फ्रेंड्स जो मतलब छोटी सी बच्ची की बात कर रहे हैं, तो वो जो 3 years था, शी ग्रू मतलब प्रकृति के क्षेत्र में खो जाती है। 3 साल की छोटी सी बच्ची, तो वो प्रकृति के संपर्क में ही बड़ी होती है। तो उसको किस तरह से कहकर विलियम वर्ड्सवर्थ ने सपोर्ट किया है? तो फ्रेंड्स उसकी जो कंपेयर करता है वो फ़ोन से करता है, यानी जो फ़ोन होता है हीरे का नहीं, हिरन का बच्चा। 72 व्हाट इज ए मास्क, मास्क क्या है? तो फ्रेंड्स मास्क होता है एक म्यूजिकल प्ले। सिनोनिम ऑफ एक्रू, एक्रू का सिनोनिम्स बताना। तो फ्रेंड्स एक्रू मीन्स होता है जमा करना, होल्ड करना, अमास करना, गैदर करना, स्टोर करना, सेव करना। तो सीधी सी बात है, इसका अर्थ हो जाएगा एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट मीन्स एक्यूमुलेट करना, यानी कि इसका मीनिंग होता है होल्ड करना, अमास करना, गैदर करना, स्टोर करना, सेव करना और ट्रेजर अप करना। एक जो फ्रेजल वर्ब बनती है वो कहता है ट्रेजर अप करना। एकोमोडेट मतलब सामंजस्य बनाना वातावरण से, और ग्रो मीन्स उगना, और सफाइस मीन्स कंप्लीट, पूर्ण मतलब भरपूर। 74 हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स विलियम जॉन मिल्टन को किसके द्वारा गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड कहा गया था? दैट इज आंसर विल बी टेनिसन। 75 से 79
अगर इन शॉर्ट में बताऊं तो इसमें आपको एक वर्ड इनकरेक्ट रूप से दिया, मतलब 3 स्पेलिंग करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है, तो उसको आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, एड हियर एंड, तो एड हियर एंड की स्पेलिंग ठीक है, एडवर्सरी की स्पेलिंग भी ठीक है, एडमिसेबल की स्पेलिंग भी ठीक है। तो स्पेलिंग जो गलत बन जाती है एरोनट की, एरोनट की करेक्ट स्पेलिंग होती है AERO और NAUT, एरोनट। 76 में पैसेंजर, PASSENGER, तो पैसेंजर की स्पेलिंग ठीक है। क्वेरल्ड, QUARRELLED, तो क्वेरल्ड की स्पेलिंग भी ठीक है। रेमिटेंस, रेमिटेंस की स्पेलिंग भी ठीक है। अटेंडेंस, तो फ्रेंड्स अटेंडेंस, अटेंड और एंस नहीं एंस, यानी कि ATTENDE और ANCE, अटेंडेंस। 77 में ब्यूटिशियन, बाइलिंगुअल, बारबेरियन और बैलून, तो बाइलिंगुअल BILINGUAL, बाइलिंगुअल की स्पेलिंग ठीक है। BR बे और रियन की, बारबेरियन की स्पेलिंग भी ठीक है और बैलून की स्पेलिंग भी ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, मतलब मिस स्पेल के रूप में, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ब्यूटिशियन। और ब्यूटिशियन की स्पेलिंग होती है BEAUTICIAN, और यहाँ पर क्या दिया गया है S, तो S के प्लेस पे यूज़ करना है आपको C, BEAUTICIAN, ब्यूटिशियन। एम्ब्रासमेंट, एक्स आस्पिरेशन, ठीक है ना, और इमांसिपेशन और फर्मेंटेशन, विच स्पेलिंग इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स, एम्ब्रास मीन्स, यदि इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो घबराहट होता है, एक्स आस्पिरेशन जो होता है वो क्रोध होता है, इमांसिपेशन आज़ादी होता है, और दोस्तों फर्मेंटेशन मीन्स होता है सिरका। तो कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर सही है? ऑप्शन सी इमांसिपेशन, इमांसिपेशन की स्पेलिंग यहाँ पर गलत दी गई है, इसमें लिखा गया है ईमानी, तो ईमानी नहीं होता है, ईमान सी और पेशन, ठीक है, इमांसिपेशन। 79 विच स्पेलिंग इज इनकरेक्ट, गॉर्जियस, ग्रैंडुअर और ग्रेचुटस और गल्टन। तो फ्रेंड्स, करेक्ट स्पेलिंग, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है वो है ग्रैंडुअर की, और ग्रैंडुअर की स्पेलिंग होती है GRANDUER होता है, सॉरी GRANDEUR, ठीक है, और जबकि यहाँ पर दिया गया है UER, ठीक है, अर्थात ये UER दिया गया है तो ये EU आएगा। हेमार्शिया मीन्स, हेमार्शिया, तो फ्रेंड्स एरर ऑफ जजमेंट को हेमार्शिया कहते हैं। स्टॉप, एंटी स्टॉप एंड एपोड फॉर्म ए 3 पार्ट स्ट्रक्चर इन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लासिक ओड, और इसी को हम इरेगुलर ओड और पिंडारिक ओड के नाम से भी जानते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रुप दैट इज बेस्ट नोन एज न्यू क्रिटिक्स, तो फ्रेंड्स जो न्यू क्रिटिक्स का ग्रुप था उसको किस तरीके से जानते हैं, तो दैट इज क्लिंट, ब्रूक्स एंड ऑस्टिन वॉरेन। विलियम शेक्सपियर हैड द सोब्रिक्यूट, तो विलियम शेक्सपियर का सोब्रिक्यूट हो जाएगा बार्ड ऑफ एवन।
वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्स में बिल्ड ए प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ फ्रॉम रॉबर्ट बर्टन, रॉबर्ट बर्न्स और रॉबर्ट ब्लेयर और रॉबर्ट ब्रिज। तो फ्रेंड्स, वर्स यानी कि पोयम बिल्ड कर सकती है प्रिंसली थ्रोन, जो राजकुमारों का सिंहासन होता है उसको भी मतलब बिल्ड कर सकती है। ठीक है, तो ये उन्होंने सीखा था रॉबर्ट बर्न से। 85 हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज बोर्न फर्स्ट ऑफ ऑल। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बट नो प्रॉब्लम, आंसर विल बी विलियम शेक्सपियर। 86 द फाइनेस्ट ऑफ गैल्सवर्दी लेटर ड्रामा इज। तो फ्रेंड्स, गैल्सवर्दी का जो एक लेटर ड्रामा था वो था लॉयल्टीज। तो फ्रेंड्स, एस्केप जॉन गैल्सवर्दी का नोवेल है जो 1926 में आया था। पिजिन एक प्ले है, ये 1912 में आया था। स्किन गेम 1920 में आया था। और फ्रेंड्स, लॉयल्टी जो आया था वो 1922 में आया था। तो वैसे तो जो सबसे बाद में आया था इसमें 1926 में वो एस्केप आया था, लेकिन क्योंकि हम ड्रामा की बात कर रहे हैं तो ड्रामा इसलिए 1922 में लॉयल्टीज आया था। बाकी स्किन गेम और पिजिन जो है वो उसके पहले के हैं। Who among the following is the interpreter of nature in many moods? जब भी इंटरप्रेटर ऑफ नेचर की बात करेंगे तो आपको बिना सोचे समझे, अगर विलियम वर्ड्सवर्थ आपके ऑप्शन में है तो विलियम वर्ड्सवर्थ को ही टिक करना है। अगर विलियम वर्ड्सवर्थ की जगह रॉबर्ट फ्रॉस्ट आ जाता है तो देन आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट को टिक करना है। बशर्ते अगर विलियम वर्ड्सवर्थ है तो पहले आप विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ जाएंगे, और यदि विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं है देन आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ में जाएंगे। ठीक है। 87 हु ऑफ द फॉलोइंग बिकम ब्लाइंड। जॉन मिल्टन की बात यहाँ पर हो रही है। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। 89 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 द मे क्वीन। क्लियर। और द मे क्वीन जो है टेनिसन के द्वारा लिखा गया था। 90 जॉन गैल्सवर्थीज द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और इंडस्ट्रियल क्लास। तो गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये अपर क्लास को दर्शाता, और ये नोवेल है जो 1907 में आया था। 91 श्रीवास्तव इज अ पोएट्री ऑफ रिटन इन प्रेज ऑफ फ्रीडम, कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर, हैविंग नीदर डेप्थ नॉर कमिटमेंट और रिटन इन ब्लैंक वर्स। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर। 92 हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट्स। तो फ्रेंड्स रॉबर्ट ग्रीन, किड और मार्लो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 93 रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म आर द मेन फीचर्स ऑफ। तो फ्रेंड्स रोमांटिसिज्म और आइडियलिज्म जो मेन फीचर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये जो मेन फीचर होंगे रोमांटिक लिटरेचर के हो जाएंगे। 94 फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो फ्रेंड्स एक रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड देखना है, ग्रोटेस्क, GROTESQE, ग्रोटेस्क की स्पेलिंग ठीक है। बर्लेस्क, BURLESQE, बर्लेस्क की स्पेलिंग भी ठीक है। पिक्चर रेस्क, तो फ्रेंड्स पिक्चर रेस्क की स्पेलिंग भी ठीक है। और ऑप्शन डी पिकारेस्क, तो फ्रेंड्स पिकारेस्क की स्पेलिंग होती है PICARESQU, यानी कि यहाँ पर एक सी हटेगा, एक सी ज़्यादा दिया गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इंडोमिटेबल, फॉर्मिडेबल, एमिकेबल और एडमायरेबल। तो फ्रेंड्स
इंडोमिटेबल भी ठीक है, ये एमिकेबल भी ठीक है और एडमायरेबल भी ठीक है। तो जो फॉर्मिडेबल है, फॉर्मिडेबल नहीं, ये फॉर्मिडेबल होता है, FORMIDABLE, फॉर्मिडेबल। नेक्स्ट वन इज, तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा पैसेज है। इस पैसेज की अगर आप चाहें तो मैं एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा आपके लिए, फिर भी एक छोटा सा इसको हम रीड के लेते हैं क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। तो पैसेज यहाँ से शुरू हुआ है, थोड़ा सा टाइपिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है इसमें। यूथ इज़ द 96, तो ये इस तरह से है, ठीक है ना। गिफ्ट ऑफ द गॉड सेज एन ओल्ड ऑफिसर लेटस, तो देखिए गिफ्ट है तो यहाँ पर कोई एडजेक्टिव आएगा, ठीक। यहाँ लेटर्स है तो यहाँ वर्ब आनी चाहिए और यहाँ पर नाउन आनी चाहिए कोई, और फॉर्मेटिव चलो चेक की लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा छोटा मैंने कर लिया है। देखिए पहले बात कर रहा है यूथ इज द आ रहा है, मैंने कहा था एडजेक्टिव आना चाहिए तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी, यहाँ पर आएगा बेस्ट, ठीक है। दूसरे में बताया था हमने नाउन, सॉरी वर्ब, तो लेट्स रिजॉइस शायद जी, यहाँ पर आएगा लेट्स रिजॉइस, यानी कि वर्ब आ जाएगी, ठीक है। फिर बताया था हमने थोड़ी सी यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है कि बार बार छोटा करना पड़ा, बार बार बड़ा करना पड़ता है, तो इसमें ऑप्शन सी सही आ जाएगा, ठीक है। और आप एक बार इसको चेक कर लेना, ठीक। और इसमें आ जाएगा दोस्तों फेस, ठीक। और इसमें आ जाएगा दोस्तों एम्बिशंस, ठीक। अब एक बार आप इस पैसेज को कंप्लीटली यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको कि पूरा फिल करके कैसे मैंने भरा है। जो फिल वर्ड्स है वो आपको बोल्ड नजर आए होंगे, अंडरलाइन नजर आ रहे होंगे, ठीक है। हीरोइक क्वाट्रेन इज, हीरोइक क्वाट्रेन है, तो फ्रेंड्स हीरोइक क्वाट्रेन ए स्टैंजा इन ब्लैंक वर्स, 8 लाइन स्टैंजा इन आयम्बिक और 4 लाइन स्टैंजा इन आयम्बिक पेंटामीटर और 6 लाइन्स स्टैंजा इन आयम्बिक पेंटामीटर। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 4 लाइन्स स्टैंजा इन आयम्बिक पेंटामीटर में जो होती है उसको क्वाट्रेन कहा जाता है। द शेक्सपियरियन प्ले टर्म्ड एज द आर्टिस्टिक फेलियर, तो फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो कौन सा प्ले है जिसको आर्टिस्टिक फेलियर कहा था टी.एस. इलियट ने? हेमलेट। 103 द हिस्टोरिकल नोवेल बिगेन इन, तो फ्रेंड्स जो हिस्टोरिकल नोवेल थे बिगेन हुए थे रेस्टोरेशन पीरियड में, ऑगस्टन पीरियड में, विक्टोरियन पीरियड में और रोमांटिक एज में। तो माय डियर फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा रोमांटिक पीरियड। और ये कब से शुरू हुए थे? जिस समय जो फर्स्ट हिस्टोरिकल नोवेल जिस समय आया था तो उस समय सर वॉल्टर स्कॉट और वेवरी 1814 में हुए थे, 1798 से और 1837 तक ये पीरियड चला है। 104 सिम्बॉलिस्ट मूवमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टीफन मेलान्स पोइट्री। जो सिम्बलिस्ट मूवमेंट था वो स्टीफन मेलान्स पोइट्री से इन्फ्लुएंस था, प्रभावित था। 105 द अर्ली रिलीजियस ड्रामा इज एसोसिएटेड विद, तो फ्रेंड्स जो अर्ली रिलीजियस ड्रामा थे वो मिरेकल एंड मॉरलिटी पर बेस्ड थे। 106 द न्यू
Humanism school of philosophy and literary criticism was popular in America during। तो न्यू ह्यूमनिज्म स्कूल ऑफ फिलोसफी थे लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर, वो अमेरिका में पॉपुलर हुए थे 1930 से 1930 नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, 1910 से 1930 के बीच में। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस ए थ्योरी ऑफ पोएट्री इज रिटन बाय। तो फ्रेंड्स ये थ्योरी लिखी गई थी हैरोल्ड ब्लूम के द्वारा। इंटरनल राइम इज, तो फ्रेंड्स इंटरनल राइम है राइमिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स इन द सेम लाइन ऑफ पोएट्री। नेक्स्ट वन, एपिथैलेमियम। एपिथैलेमियम है तो फ्रेंड्स दैट इज ए नप्सियल सॉन्ग। नप्सियल सॉन्ग या मैरिज सॉन्ग भी इसको कहते हैं। Who is given credit for first using the term romanticism? तो फ्रेंड्स रोमांटिसिज्म टर्म को पहली बार यूज करने का क्रेडिट किसको जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, फ्रेडरिच शेल्जे। एक 111 से 115 में सिनोनिम्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो अबेयंस का सिनोनिम्स बताना है। तो फ्रेंड्स अबेयंस टेम्परेरी, सस्पेंशन और एब्स्टेनेंस और हेट्रेड और मेमोरी। तो गाइस करेक्ट आंसर विल बी टेम्परेरी सस्पेंशन। अबेंस भी होता है क्षणिक विराम और ए टेम्परेरी सस्पेंशन भी होता है क्षणिक विराम, यानी कि अस्थायी पोज या अस्थायी रुकाव, पड़ाव जिसे कह सकते हैं। 112 टेनर। तो टेनर का मीन्स होता है अभिप्राय या उच्च स्वरीय। काइंडनेस, एफर्ट, ड्यूरेशन, परपर्ट। करेक्ट आंसर विल बी परपर्ट। हशअप। फ्रेंड्स हशअप का मीन्स होता है टू कीप क्वाइट। डेफियंस का सिनोनिम बताना है अटैक, डिसोबीडेंस, प्रोटेक्शन और शाइनेस। तो विच इज करेक्ट आंसर हो जाएगा डिफेंस, मतलब रक्षात्मक करना, तो प्रोटेक्शन। ठीक। गैरिश। फ्रेंड्स गैरिश में होता है सुंदर, लेकिन थोड़ा सा अच्छा तो होता है, कलरफुल होता है, लेकिन थोड़ा सा अनप्लेजेंट वे में होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी, अनप्लेजेंटली गॉडी, करेक्ट आंसर। कैलिबन कौन है? तो फ्रेंड्स कैलिबन इज द विलेन इन द टेम्पेस्ट। कैलिबन टेम्पेस्ट प्ले में एक विलन है। ग्लोब एंड ब्लैक फेयर्स आर द नेम्स ऑफ थिएटर्स विच आर एसोसिएटेड विद। तो फ्रेंड्स ग्लोब थिएटर और ब्लैक फेयर्स थिएटर जो थे वो एसोसिएटेड हैं विलियम शेक्सपियर से। द टर्म कैंपस नोवेल इज एसोसिएटेड विद ग्राहम ग्रीन, किंग्सली, मार्गरेट ड्रेबल, विलियम गोल्डिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किंग्सले एमिस। सेलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड मैथमेटिशियन, स्टेटिशियन, डाइटिशियन और फिजिशियन। विच वन इज करेक्ट? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर विल बी मैथमेटिशियन। तो मैथमेटिशियन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथमेटिशियन की स्पेलिंग MATHE होता है, ए नहीं होता है, ई होता है। एक जगह क्या आएगा ई और फिर METICIAN।
CIAN, मैथमेटिशियन। स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, जो वर्ड्स की ओरिजिन होती है, उनके मीनिंग्स का जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं इटिमोलॉजी। क्लियर। 121, द रिपीटिशन ऑफ एन इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स, जो रिपीटिशन ऑफ एन इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड होता है उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। विच इज़ मेजर फॉर्म ऑफ नैरेटिव लिटरेचर। तो फ्रेंड्स, नैरेटिव लिटरेचर की जो मेजर फॉर्म है वो एपिक हो जाएगा। द ओल्डेस्ट जेनर ऑफ द पोइट्री में बी। तो जो पोइट्री का ओल्डेस्ट जेनर है वो बैलेड हो जाएगा। 124, ए बेलाड ला बेल डेम सेंस मर्सी इज रिटन बाई। तो फ्रेंड्स, ला बेल डेम सेंस मर्सी जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सोलिलोकी इज मोस्ट फेमसली सीन इन द प्लेज ऑफ। तो सबसे ज़्यादा सोलिलोकी देखने को मिलती है विलियम ब्लेक, विलियम शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेंस और चार्ल्स लैम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर के प्ले में। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगी है और फाइनली वीडियो बनकर तैयार हुआ है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, पहली बार चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।